हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्वल कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग्स पर एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स में आए हुए टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स, प्लेस, पर्सनैलिटीज़ और इवेंट्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो उसमें जो भी टर्म्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जो मैं शुरुआत करूँगा वो सबसे पहली बुक होगी मेरी क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। इस बुक को मैं पहले कंप्लीट करूँगा। इसमें 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट पर और 9 चैप्टर हैं। तो पहली जो यूनिट है डाइवर्सिटी, और उस यूनिट का पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक होगा मेरा वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होती क्या है? तो डाइवर्सिटी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमें ये समझना कि हम सभी लोग यूनिक हैं। हम सब लोग कैसे हैं? यूनिक हैं। और प्लस यूनिक होंगे तो हम लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे। तो इस यूनिक होगा, इस बात को, हम लोग यूनिक हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना और इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना कि हम लोग डिफरेंस कौन कौन से, इस बात को रिकॉग्नाइज करना, यही हमारी कहलाती है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस होंगे वो कौन कौन से बेस पे होंगे, अब उसको समझते हैं। देखिए, ये हमारे हो सकते हैं रेस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, हिंदी वर्ड होता है विविधता। ठीक है, और रेस का मतलब हिंदी वर्ड होता है नस्ल, हम किस नस्ल के हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जेंडर। एज, हम अलग अलग एज के हो सकते हैं, अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, ये डिफ़र हो सकते हैं। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस अलग अलग हो सकते हैं। हमारे जो फिजिकल एबिलिटीज़ ये अलग अलग हो सकती हैं। मान लो कोई दिन में 2 घंटे काम करता है, कोई 4 घंटे करता है, कोई 6 घंटे कर सकता है, तो सबकी अपनी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और ये हमारी इथनिसिटी का मतलब होता है जाति। ठीक है, जातीयता। ये हमारे ऐसे और भी हमारे बेसिस, जिसके बेस पे हमारे ये डिफरेंस क्रिएट होता है हम लोगों के बीच में, और यही डिफरेंस हमें यूनिक बनाता है। तो अब आप डाइवर्सिटी का मतलब समझ गए ना कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी, ओके। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स का मतलब है, इसमें हम इस बुक में इसके 2 मतलब दिए गए। तो ठीक है, जो पहला वाला है उसका मतलब होता है समथिंग टू स्टडी। इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, मतलब हमारा ऐसा फील्ड होता है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसके बारे में रीड करते हैं, लिखते हैं हम जिसके बारे में, तो वही होता है ज़्यादातर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उस पर वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा है, उसको हम थोड़ा ठीक से समझेंगे। पहले हमारे यहाँ मोनार्की थी। ठीक है, तो उसमें जो हेड होता था हमारा किंग होता था। हेड होने का मतलब किंग, कि हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशरी। ठीक है, ये जो भी इन तीनों के जो भी डिसीजन, जो भी इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेता था वो हमारा किंग ही लेता था। किंग के अलावा कोई नहीं लेता था। किंग जो कह दिया वही फाइनल है, वही हमारा लॉ है। ठीक है, तो ये हमारा होता था मोनार्की में। मतलब
इसका मतलब होता है किंग अपनी जो प्रजा होती थी उसके बारे में सीधा डिसीजन लेता। प्रजा को कोई अधिकार नहीं था अपने बारे में भी सोचने का, जो किंग कहेगा वही होगा। तो इस वजह से प्रजा थी वो विषय थी किंग का, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में जो भी सोचेगा वो किंग ढूंढेगा। तो हमारी प्रजा भी, हमारी मोनार्की में प्रजा भी हमारी क्या थी, सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में हमारा क्या है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। इसमें जो प्रजा होती है वही राजा है, ठीक है। प्रजा में से ही कोई राजा जाएगा जो गवर्न करता है प्रजा को, ना कि उस पर रूल करता है, ठीक है। और प्रजा में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और ये मतलब इन शॉर्ट जो भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल जो भी डिसीजन होते हैं वो केवल राजा नहीं लेता। इसके लिए हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव इसमें, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं, जुडिशियल हमारा अलग ही सिस्टम है, इसका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो इसका राजा डिसीजन नहीं ले रहे, और ये सब किसी न किसी तरीके से प्रजा द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हमारी प्रजा किसके बराबर हो गई, राजा की। तो हम सब्जेक्ट ना होके सिटीजन्स हैं। क्या है, सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स। अब आपको डेमोक्रेटिक और कंट्री और मोनार्किक सिस्टम में भी का भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है कम्युनल राइट्स। वो है हमारा कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स से हमारा क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो कम्युनल, इसका मतलब तो आप जानते हैं दंगे होता है, ठीक है। अब कम्युनल क्या होता है, कम्युनल सिंपल बना है कम्युनिटी से। तो डाइवर्सिटी अगर हमारे डिफरेंस को दिखाती है तो कम्युनिटी हमारी सिमिलैरिटी को दिखाती है। तो हम लोग ग्रुप में लोग होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें हम सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये एज के बेसिस पे हो सकते हैं, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। इसके बेस पे हम इनके बेसिस पे हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और इन्हीं ग्रुप को हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी रहते साथ रहने लगते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, एक जैसा कुछ ना कुछ, जैसे फूड होता है तो वो उनकी सेम होते हैं, इसलिए कम्युनिटी बन जाती है। तो जब यही ऐसी ही कम्युनिटी बन जाती हैं तो कभी ये कंडीशन आई कि कोई कम्युनिटी वन हमारी किसी कम्युनिटी टू से किसी बात पे एग्री नहीं कर रही है, और जब एग्री नहीं करेगी तो कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब कुछ ना कुछ विचारों में मतभेदता आएगी या कुछ, ठीक है। तो जब ये कन्फ्लिक्ट होगा, तो जब ये वायलेंट हो जाती है और लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनल राइट्स, ठीक है। ये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हिंदू मुस्लिम राइट्स, ओके। तो आई होप अब आपको कम्युनल राइट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इनइक्वालिटी। हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है और एक ये पर्सन बी है। अब ये पर्सन ए को कोई किसी रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी को, रिसोर्स में संसाधन, और अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर। किसी पर्सन ये रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन पर्सन बी नहीं कर सकता। तो ये इनइक्वालिटी, यही इनइक्वालिटी का एक उदाहरण है कि ये इसको किसी अवसर का दे दिया जाता है, किसी संसाधन को, मान लीजिए आज ऑक्सीजन किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, तो एक तरीके की इनइक्वालिटी, मिले तो सबको मिले या फिर किसी को ना मिले,
ठीक है। अब लेकिन वो बेसिक नीड है तो वो मिलनी तो सबको ही चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन। लेकिन कोई और जैसे कोई सुविधा है तो या तो वो सबको मिलनी चाहिए या फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। एजुकेशन होता है, कोई एजुकेशन को एक्सेस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कुछ लोग गरीब होते हैं तो वो उनको बचपन से काम में लगा दिया जाता है। कुछ अच्छी फैमिली के होते हैं, पैसे वाले होते हैं तो वो पढ़ते हैं पहले, तो तब उसके बाद काम में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है इनइक्वालिटी, कि कोई एक चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। इसका इसी इनइक्वालिटी का एक हमारा एग्जाम्पल है जो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वही ए और बी ले रहे हैं। अगर ये स्वीपर है, ये स्वीपर है और ये हमारे फाइटर हैं, चलिए सोल्जर लिख ले रहे हैं। ये हमारे जो बी है वो सोल्जर हैं। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से ए के बाद जितनी भी जनरेशन आएगी, चाहे वो कितनी जनरेशन आए, सारे के सारे लोग स्वीपर ही होंगे, मतलब सब लोग झाड़ू ही लगाएंगे। और इसी कास्ट सिस्टम के हिसाब से अगर मान लीजिए बी हमारे सोल्जर हैं, सैनिक हैं, तो ये हमेशा इनकी जो भी जनरेशन आएगी वो सोल्जर ही रहेगी, ठीक है। और अगर ये सोचे कि नहीं, हम स्वीपर क्या बोलते हैं, हम सोल्जर को ये इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रोफेशन बनाएंगे, तो वो नहीं बना सकते। ऐसे ही सोल्जर का भी अगर उसमें कोई स्वीपर बनना चाहे तो वो नहीं बन सकते। कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो रहेगा, जो उस पीढ़ी के लोग वही काम करेंगे, ठीक है। उसकी जनरेशन जो भी जनरेशन आएगी वो सारे लोग उसी पीढ़ी को काम करेंगे, यही काम। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर से मतलब है हमारा, मान लीजिए ये कोई बंदा यूपी में रहता है और एक लोग हैं वो रहते हैं गुजरात में। तो अगर कोई यहाँ पे यूपी में नहीं रह पा रहा है किसी वजह से, मान लीजिए उसको यहाँ पे अपनी इनकम नहीं हो रही है, अपनी फैमिली को नहीं पाल पा रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ से यूपी से जाके गुजरात में बस जाता है। यहाँ से यूपी से जाके कहाँ बस जाता है, गुजरात में। अब गुजरात जाएगा तो वहाँ को गुजरात के कल्चर से कुछ तो एडॉप्ट करेगा और कुछ वहाँ के लोगों को अपना सिखाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एडॉप्ट करेगा, कुछ चीज़ें वहाँ के लोगों को सिखाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो एक जगह से दूसरे जाते हैं इसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ये भी दो तरीका का होता है। जैसे यूपी से बंदा गुजरात गया है तो ये उसके लिए माइग्रेशन है यूपी के लिए, और गुजरात में अगर आया है तो वो होगा इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है माइग्रेशन है, लेकिन यूपी के लिए इमिग्रेशन है और उसके लिए इमिग्रेशन, ठीक, इमिग्रेशन है। तो ये चीज़ें कुछ तो एडॉप्ट करेगा, कुछ चीज़ें एडॉप्ट करेगा, कुछ गिवन करेगा। जैसे हो सकता है वो अपना यहाँ का पराठा बनाना उनको वहाँ सिखाया है और गुजरात से वहाँ से ढोकला बनाना सीख ले। तो ये जो चीज़ है तो गिव एंड टेक का हो गया, कुछ लर्निंग हो गई, कुछ अपनी लर्निंग उसने दिया, चेंज ऑफ आइडिया हो गया, ठीक, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो गया। तो इसको बोलते हैं एक तरीका इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। अब दूसरे तरीके से इसको अगर हम समझाएं तो हम मान लीजिए कोई इंसान इंडिया से और जाता है पाकिस्तान में। तो इंडिया से अगर पाकिस्तान जाएगा तो यहाँ से को कुछ तो न्यूज़ सीखेगा, ठीक है, और कुछ उसकी ओल्ड चीज़ें साथ में चलेंगी। तो मतलब अपनी सारी जो भी वो इंडिया के जो भी रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, या जो भी इसकी हैबिट रही हो, जो भी इसकी लाइफ स्टाइल रही हो, वो पूरा का पूरा चेंज तो होगा नहीं। तो कुछ तो वो अपनी ओल्ड चलाता रहेगा और कुछ चीज़ें नया सीखेगा। तो जब ये न्यू प्लस ओल्ड मिलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ जो भी चेंज हुआ। मान लीजिए अगर कल्चर के साथ हो रहा है, कल्चर मिक्स हो रहा है तो फिर कल्चर हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। अगर रिलीजियस बिलीफ है तो रिलीजियस बिलीफ का इंटरमिक्सिंग हो गया, ठीक है। तो अब आप
समझ गए होंगे इंटरमिक्सिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा पाशमीना वूल। चलिए इससे पहले मैं आपको लद्दाख और केरल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो केस स्टडी आई लद्दाख और केरल के ऊपर। ठीक है, तो लद्दाख क्या है? लद्दाख है वो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। इससे पहले वैसे तो इसकी स्टोरी और भी है, लेकिन हम मतलब देश आज़ाद हुआ था तब से बात करेंगे तो ये 1952 से 2019 तक ये रहा है पार्ट ऑफ J&K, मतलब जम्मू और कश्मीर का हिस्सा रहा था। लेकिन उसके बाद में अभी कुछ हमारे जो देश ने कुछ डिसीजन लिए, उसके तहत लद्दाख को हमारी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश में हमारे होते लेफ्टिनेंट गवर्नर। केंद्र शासित प्रदेश में हमारे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो हैं हमारे राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। इसकी जो हाई कोर्ट है वो हमारा जम्मू और कश्मीर ही है। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट से ही इसका काम चल रहा है। इसमें जो इसके बारे में बताया गया वो बताया गया कि ये एक तो डेजर्ट एरिया है। ठीक है, मतलब रेगिस्तान है, मतलब यहाँ पे खेती आसानी से नहीं होती, बंजर ज़मीन काफ़ी होती, खेती आसानी से नहीं होती, और ज़्यादातर जो है स्नो कवर्ड एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया रहता है। लोग गर्मियों में इसी स्नो को, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वाटर बन जाता है, तो इसी को पीने में यूज करते हैं। और यहाँ फसल उतनी आसानी से नहीं होती जितनी आसानी से अन्य स्टेट में हो जाती है। लेकिन यहाँ की खासियत भी होगी, कुछ कमियाँ हैं तो हर जगह की कुछ खासियत भी होती है। यहाँ पे एक पाशमीना वूल, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक होगा पाशमीना वूल, उसमें बताएंगे। वो पाई जाती है, ये बहुत ही कॉस्टली होती है और अच्छी होती है। तो यहाँ पे लोग ये लद्दाख तिब्बत से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से कई सारे पासेस बने हुए थे जिससे लोग आते थे इंडिया में और ट्रेवल करते थे। वो वहाँ से स्पाइस, सिल्क, कारपेट्स ये वगैरह लाते थे और इंडिया में बिज़नेस करते थे। इंडिया में बिज़नेस करने के बाद प्रॉफिट होता था, तो ये एक तरीके का पास बन गया था। वहाँ से ये लोग आते थे, कारवान्स आते थे बिज़नेस करने के लिए और जाते थे। इस तरह से ये लद्दाख हमारा फेमस हो गया। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत, ये मतलब छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। और आप इसको देखें, मैं आपको इसका देखिए, ये हमारा लद्दाख है, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है वो हमारा लद्दाख है, ये सर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर यूनिट है, ये लद्दाख है। तो पहले ये इसकी कंडीशन ये थी, तो पहले ये जम्मू कश्मीर होता था और यहाँ लद्दाख होता था। तो इससे ये तिब्बत से यहाँ पे मिला होता था। जैसे मैं आपको तिब्बत का भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा तिब्बत है, ये इंडिया है और ये हमारा तिब्बत है। तो यहाँ से लोग, ये हमारा J&K है और यहाँ से ये लोग आते जाते थे किसी दर्रे से। इसका एक दूसरा चित्र ये भी है, ये इंडिया है और ये तिब्बत है। तो ये अभी तिब्बत भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए
अभी हम लद्दाख को कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेट केरल की तरफ। केरल है ये हमारा स्टेट है, तो यहाँ पे एक सीएम भी होते हैं, तो उनका जो है अभी उनका नाम है पिनरई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, यूनियन टेरिटरी में हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेकिन जो स्टेट है वहाँ गवर्नर होते हैं, और ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और वो उनका नाम है जो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और ये कैपिटल है इसकी, कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। और ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब होता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है यार, ठीक है। यूनिकैमरल का हमारा होता है, अगर बाई कैमरल होगा तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, जैसे जिसका एक एग्जाम्पल हमारा यूपी है। इस केरल रीजन में हमारे कई सारे स्पाइसेस होते थे, उनकी फसल होती थी, तो इस वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते थे। यहाँ पे ज्यूइश अरब ट्रेडर्स ये भी लोग आए थे, और एक क्रिश्चियनिटी भी यहीं से लोग यहीं से आके, और ये पानी से घिरा हुआ है, तो लोग अपने नाव वगैरह से आते थे, बोट वगैरह से, बड़ी बड़ी बोट और शिप वगैरह से आते थे, तो उससे वो आए थे। क्रिश्चियनिटी भी यहीं से आई है, ठीक है, इसी स्टेट से। यहाँ पे आपके एक फेमस ट्रेवलर थे इब्न बतूता, वो भी इंडिया में यहीं से आए थे। हमारे जो वास्को डी गामा, जिन्होंने इंडिया की खोज की थी, वो भी इंडिया में केरल से ही आए थे, और इन्होंने इंडिया की खोज की थी, ठीक है। यूरोप के लिए इंडिया की खोज करने के मतलब उन्होंने एक रूट बताया था इंडिया लोगों को कि वो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया का तो ठीक है, इंडिया को कैसे पता था, लेकिन काफ़ी लॉन्ग रूट से, फिर सिल्क रूट वगैरह तभी से सब स्टार्ट हो गया था। हाँ बच्चों, तो सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो नया टॉपिक होगा इसके बाद वो है पाशमीना वुल। पाशमीना वुल, वुल का मतलब ऊन होता है, वही पाशमीना। ये वुल काफ़ी कॉस्टली होती है, और ये लद्दाख रीजन में ही पाई जाती है। ये केवल लद्दाख रीजन में, वो भी हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब ये नहीं आप कहीं भी चले जाएं, जो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई, मतलब ऊंचाई पे एक बकरी पाई जाती है जिसको चांगरा बोलते हैं, चांगरा, ठीक है, चांगरा गॉट। ये इसी से मिलती है, और ये बड़ी मुश्किल से ये बकरी मिलती है, और बड़ी मुश्किल से ही ये ऊन होती है। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है। ये एक बकरी से आपको 1 से लेकर 170 ग्राम तक ही मिलेगी पर ईयर,
एक साल में मतलब, तो सोच लीजिए कितना। और दूसरा, ये बहुत गर्म होती है, वेरी वार्म, वेरी लाइट वेट, ठीक है, लाइट वेटेड होती है। इसका जो होता है वो फैब्रिक होता है वो वेरी फाइन फैब्रिक होता है। इसका आप इसकी वैल्यू आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके बदले में लोग सिल्क बेच देते हैं लोगों को और बोल देते हैं ये पाशमीना वाला। अब सिल्क की ही इतनी वैल्यू होती है और लोग पाशमीना सिल्क के नाम पे सिल्क से देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सोचिए, जब सिल्क इतनी कॉस्टली चीज़ है और वो किसी का डुप्लीकेट या नकली बना बेचा जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और अब चलते हैं हम इसको। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है वो है ज़ू, ठीक है। ज़ू, इसका प्लूरल पर यूज किया गया है बुक में, तो इस चैप्टर में। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए, ये होता है, ये एक हाइब्रिड ब्रीड है। हाइब्रिड ब्रीड है और किस किस की है, एक तो जो याक होते हैं प्लस डोमेस्टिक कैटल। डोमेस्टिक कैटल का मतलब जो घरेलू गाय होती हैं वो, और याक का, ठीक है। तो याक से इसकी हाइब्रिड है। इसमें जो मेल होता है, इनको दोनों के हाइब्रिड के बाद फिर जो ब्रीड आती है वो जो मेल होती है इसको हम बोलते हैं ज़ू, ठीक है। और ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब इसके बाद इनकी संतान नहीं होती। और इसकी जो इसी में जो फीमेल होती हैं इसको बोलते हैं ज़ूनू, ठीक है। और ये फर्टाइल होती है, मतलब इनकी संतानें हो सकती हैं। तो अब इतना आपको क्लियर हो गया। तो जो वर्ड आया था बुक में, उसकी मैंने आपको बता दी कि हाइब्रिड होती है, याका और प्लस डोमेस्टिक काल से मिलकर उनके मतलब क्रॉसिंग होती है, उससे मिलते हैं। और मेल होती है जो बोलते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। फीमेल होती है जोमो, वो फर्टाइल होती है, मतलब इनकी संतान हो सकती है। अब हमारा जो इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है वास्को डी गामा। ये डिस्कवर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। ये आए थे यूरोप से और उन्होंने इंडिया की खोज की थी और इन्हीं की वजह से हम लोग डेवलप भी हुए हैं और इन्हीं की वजह से हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम भी बने हैं। आप कुछ भी बोल दीजिए, मतलब ये हमारे अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें साबित हुई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तिब्बत के बारे में। इसको हम लोग तिब्बत बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं इसके आपको पॉलिटिकल मैप दिखा देता हूँ। ये तिब्बत का पॉलिटिकल मैप है। ये देखिए, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा इंडिया है, ये माउंट एवरेस्ट और ये तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत ये चाइना के नीचे ये देखिए। अब ये इसमें तिब्बत का ये हमारा बॉर्डर शेयर करता है, ये यहाँ पे नेपाल से इधर करता है हमारा इंडिया से, लद्दाख से, और इधर इसकी ये लहासा इसकी कैपिटल है। इसकी जो कैपिटल है वो है, इसकी कैपिटल है। अब देखिए, ये माउंट एवरेस्ट है ना, तो माउंट एवरेस्ट का एरिया तिब्बत में भी पड़ता है और नेपाल में भी। तिब्बत और नेपाल में दोनों में इसका एरिया पड़ता है, मतलब ये माउंट एवरेस्ट की जो रेंज है, ओके। चलिए, अब आपने इसका पॉलिटिकल मैप ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तिब्बत है। एक तो ये ऑटोनोमस, सॉरी सही से लिख देता हूँ, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है, ठीक है। तो ये चाइना का रीजन है, लेकिन ऑटोनोमस मतलब अपने डिसीजन ये खुद ले सकता है। दूसरा, ये इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है, ये अर्थ का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट पे हाईएस्ट रीजन है, ठीक है। इसलिए इसको हम दुनिया की छत बोलते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। ये इसको जो गवर्न करता है वो करता है द पीपल
रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। इसके द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट बाय चाइना। और इसकी कैपिटल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ लहासा, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी तिब्बत की स्टोरी जो मैंने आपको बताई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केसर सागा। केसर सागा, सागा का मतलब होता है किसी की, जब आप कारनामे के बारे में बताएं, कोई हीरो की स्टोरी हो उसके बारे में बताएं, तो वो स्टोरी कहलाती है सागा। तो इसमें केसर में ये केसर सागा है, ये तिब्बत का एपिक है, जैसे हमारे यहाँ महाभारत है। और ये 11वीं सेंचुरी का है। इसमें द किंग ऑफ लिंगा के बारे में बताया गया, द किंग ऑफ लिंग के बारे में बताया गया, जिसका नाम क्या था, केसर, जिनका नाम केसर था। तो इसमें केसर की जो एक्सप्लोर्स मतलब कारनामे के बारे में बताया गया है। और इन्होंने पीस एंड ऑर्डर लाने के लिए जो वर्ल्ड में इनका जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। काफ़ी फेमस है और अच्छा भी बनता है, लोग अभी भी इसमें वीडियो बने हुए, काफ़ी फेमस एपिक है। तो वो इसका वर्णन आया था, इसका डिस्क्राइब किया गया था हमारे इसमें इस चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। केसर सागा के बाद जो हमारा न्यू टर्म होगा वो होगा हमारा जुडाइज्म, ठीक है, या फिर यहूदी धर्म। यहूदी धर्म इसकी जो स्थापना की थी वो की थी अब्राहम ने। इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी अब्राहम के द्वारा। और जो इसका ओरिजिन टाइम पीरियड है वो है 20 से लेके 18वीं सेंचुरी, BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरिया, ठीक है, एरा। उसके बाद उनकी जो थियोलॉजी है वो है मोनोथिस्टिक, मतलब अद्वैतवाद की है। और इनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं उनको ज्यू, प्लूरल ज्यूज बोला जाता है, ठीक है। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, ये कौन सी थियोलॉजी के, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इस्लाम। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर क्रिश्चियन। ये सेकंड है और ये पहला, ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। और इसका ओरिजिन हुआ था 7वीं सेंचुरी में, इसलिए इसको यंगेस्ट रिलीजन भी बोलते हैं, यंगेस्ट रिलीजन भी बोलते हैं। और जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था मक्का में, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में एक जगह है मक्का, वहाँ पे, ठीक है। मक्का मदीना तो फेमस जगह है, तो ये मक्का में इसका ओरिजिन है। अब हमारा इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म को सब जानते हैं, ये 2500 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और कि वो जो की थी उन्होंने की थी सिद्धार्थ गौतम। और इनको बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। ये सारे इस्लाम जो भी धर्म है, इस्लाम, बुद्धिज्म और जूडाइज्म, इसके बारे में वो आगे भी जाने, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है हमारा जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। इसको मतलब जलियांवाला हत्याकांड, इसको हम अमृतसर
सक्रिय के नाम से भी जानते हैं या फिर जलियांवाला हत्याकांड, वो अमृतसर हत्याकांड के नाम से, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, ये घटना हुई थी हमारी 13 अप्रैल 1919 की। इसमें हमारे एक ब्रिगेडियर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये एक ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल थे रेजिनाल्ड डायर। हम भाषा में इसको जनरल डायर के नाम से जाते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था। इन्होंने ओपन फायर कर दिए थे इंडियंस पे जलियांवाला बाग में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से 379 लोग की डेथ हुई थी और 1000 लोग इंजर्ड थे, मतलब घायल थे। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से इसमें 1000 लोगों की डेथ हुई थी और 1500 लोग घायल थे, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना अंतर है डेटा में। तो अब देखें कौन कितना झूठ बोलता है, इसका तो अंदर आपको लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो सारी सी बात है, इसमें ब्रिटेन के लोग हैं वही झूठ बोल रहे थे, और जो आई इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट है वो ठीक थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये एक बुक है जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखी थी। और ये उस टाइम जब लिखी गई थी तब ये थे अहमदनगर फोर्ट में, और जब रहे थे वो रहे थे 1942 से लेके 1942 से लेके 1945 तक। ये बुक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1944 में और पब्लिश हुई थी 1946 में। इसी बुक में एक इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड यूज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। काफ़ी फेमस वर्ड है, ठीक है, मतलब विविधता में एकता। तो इसमें पहली बार इन्होंने इसका यूज किया था, ठीक है। आपको ये जो भी है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये अहमदनगर में उस टाइम कैद थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941। डेट भी सेम है, जगह भी सेम है, कोलकाता। और इनको जाना जाता है, इनको ये नोबेल लॉरेट थे, मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी एक रचना थी, इसके लिए 1913 में काफ़ी फेमस थे इन्हीं। और इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल एंथम। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, नेशनल एंथम। इसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसका ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 में, ठीक है। और इसको पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था 28 दिसंबर 1911 को एट कलकत्ता, ठीक है, जिसमें कांग्रेस सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें इसको पहली बार गाया गया था। और इसको एडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आज के हमारे ये जो भी टॉपिक्स हैं वो यही थे, और आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक है। आप लोग इसको देखें, समझें और बताएं कि इसमें आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं, ठीक है। चलिए गुड नाइट।